चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। इससे पहले हमने करा प्लानिंग। प्लानिंग के बाद जो आता है वो ऑर्गेनाइजिंग आता है। ये अब सीरीज़ में ऐसे आएंगे चैप्टर, ठीक है, और कनेक्टिंग में होंगे। नाउ हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। पिछली क्लास में हमने उसका मीनिंग जाना एंड उससे रिलेटेड और चीज़ पढ़ी। नाउ अब जो हम करने जा रहे हैं, अब हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के टाइप्स। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के टाइप्स हमें जो बताए गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के 2 टाइप्स बताए गए हैं। 1 फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, 1 इज फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज डिविजनल स्ट्रक्चर। नाउ functional structure, when activities jobs are grouped, ठीक है, जब एक्टिविटीज़ को जॉब्स को ग्रुप कर दिया जाए, कीपिंग इन माइंड द फंक्शंस। ठीक है, इन सबको एक्टिविटीज़ को जॉब्स को ग्रुप बना दिया जाए। दिमाग में क्या चीज़ रखे, उनके फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस को ध्यान में रखे और द जॉब्स, उनकी जॉब्स को। ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू द प्रोडक्शंस आर ग्रुप्ड इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रिलेटेड टू सेल्स इन सेल्स डिपार्टमेंट, रिलेटेड टू परचेज इन परचेज डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। Within the departments also grouping is done on the basis of specialized functions. Even territory wise grouping is also included in functional structure. North region, south west region. Now बहुत सारी इंग्लिश, मतलब जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स को उनके फंक्शन पे, ठीक है, जब ऑर्गेनाइजेशन में काम को, एक्टिविटीज़ को उनके फंक्शन, उनके जॉब्स के बेसिस पर अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया जाए, उसे हम कहेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसका बेसिक मीन ये बनता है। ठीक है, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटीज़ को उनके फंक्शन के बेसिस पे, उनके जॉब्स के बेसिस पर अलग अलग डिपार्टमेंट में डाल दिया जाए, उनके डिपार्टमेंट के रिलेटेड में डाल दिया जाए, तब हम उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। जैसे क्या एग्जांपल में कहा कि जो प्रोडक्शन रिलेटेड काम है उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल देना, जो सेल्स रिलेटेड काम है उनको सेल्स डिपार्टमेंट में डाल देना, जो परचेज रिलेटेड काम है उनको परचेज डिपार्टमेंट में डाल देना। ठीक है, रीजन वाइज भी आप काम कर सकते हो। जितने कि नॉर्थ रीजन में आप जितने काम हो रहे हो तो उसको क्या किधर डाल दोगे, नॉर्थ डिपार्टमेंट में, साउथ डिपार्टमेंट में। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली आप जो एक्टिविटी है उसका डिपार्टमेंट बना देना। ठीक है, जस्ट लाइक प्रोडक्शन एक्टिविटी है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना देना, सेल्स एक्टिविटी है तो सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है, जैसे ये डायग्राम से समझो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या करा, एक मैनेजिंग डायरेक्टर रखा, उसके नीचे क्या करा, यहाँ पर कौन सा हो रहा है, यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है। भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर प्रोसेसिंग का काम आ गया, क्वालिटी कंट्रोल का काम आ गया एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम आ गया। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर एडवर्टीजमेंट, सेल्स, कस्टमर सर्विस एंड रिसर्च आ गया। फिनेंस डिपार्टमेंट में कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फिनेंस प्लानिंग आ गया।
एंड परचेज डिपार्टमेंट में आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज इनपुट, रिकॉर्ड मशीनरी, रिकॉर्ड ऑफ परचेज। ठीक है, ये क्या करा भाई, डिपार्टमेंट के अंदर उनको डाल दिया गया, एक तरह से ग्रुप कर दिया। ठीक है, सिंपल अगर मैं इसको आपको हिंदी लैंग्वेज में अगर एक चीज़ लिख के दूँ तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। लाइक एक जैसा काम, ठीक है, इक्वल टू एक जैसा डिपार्टमेंट, बस। ठीक है, एक जैसे काम को एक जैसे डिपार्टमेंट के अंदर डालो। प्रोडक्शन से जुड़े हुए सारे काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग सेल्स से जुड़े हुए सारे काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पैसों से सारे जुड़े काम फाइनेंस डिपार्टमेंट, रॉ मटेरियल खरीदने के काम परचेज डिपार्टमेंट। और एग्जांपल लो, जैसे स्कूल में हर सब्जेक्ट का अपना डिपार्टमेंट होता है, मैथ डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट। बायोलॉजी टीचर साइंस डिपार्टमेंट का पार्ट है, मैथ टीचर मैथ डिपार्टमेंट का पार्ट है। बिल्कुल वैसे ही कंपनी में काम के हिसाब से डिपार्टमेंट बनाओ। ठीक है, डायग्राम आप ये समझ चुके हो। ठीक है, नाउ अब इसमें जो देखने वाली बात है, जो ध्यान रखने वाली बात है, फ्लो ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे बुक ने मेंशन नहीं करा, बट चीज़ देखने वाली है। क्या है यहाँ पे, क्या शो हो रहा है, फ्लो ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी कैसे फ्लो कर रही है यहाँ पे, इसमें सॉरी, मैनेजिंग डायरेक्टर हर डिपार्टमेंटल हेड बनेगा, हर डिपार्टमेंटल का हेड बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो इन सब डिपार्टमेंट का क्या है, हेड, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स। ठीक है, समझ आया। स्पेशलाइजेशन, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या, स्पेशलाइजेशन जो यहाँ हमने पढ़ी, हर डिपार्टमेंट में उसी का काम एक्सपर्ट हो, उसी को काम दोगे जो उस चीज़ का एक्सपर्ट हो। ठीक है, फाइनेंस के डिपार्टमेंट में आप उसे डालोगे जो फाइनेंस का एक्सपर्ट होगा, सीए हो गए, फाइनेंस एक्सपर्ट हो गए। ठीक है, नाउ अब आगे अब आते हैं इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, एक एक करके इनको समझेंगे। नाउ अब एक एक एडवांटेज को समझेंगे और एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ठीक है, नाउ सिंस in functional structure emphasizes is placed on specific functions, this promotes efficiency in utilization of manpower, as by performing similar job their performance improves and they become specialized in their task। मतलब काम में जिनको एक्सपर्टीज़ हो
जब एक एम्प्लॉय बार बार एक ही तरह का काम करता है तो वो उस काम में एक्सपर्ट मींस स्पेशलाइज्ड बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम उनको डिपार्टमेंट में डालते हैं कि जब वो उसी काम को रिपीटेडली उस डिपार्टमेंट में रहकर करेंगे तो वो उस काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, एफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है, बुक की क्या लैंग्वेज है, वो बस यही है कि भाई जो, अगर मैं बुक की लैंग्वेज आपको समझाऊँ तो बुक की लैंग्वेज कहती है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर एम्फेसाइज करता है कि आप क्या करो, स्पेसिफिक फंक्शन करो। ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन करवाओ। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या एम्फेसाइज करता है कि आप स्पेसिफिक फंक्शन करवाओ। कैसे? दिस प्रमोट, भाई ये स्पेसिफिक फंक्शन करवाने की वजह से जो एफिशिएंसी आती है, यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर एज परफॉर्मिंग सिमिलर जॉब, वही काम कर कर के वो एफिशिएंट हो जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है और वो स्पेशलाइज्ड बन जाते हैं उनके टास्क में। एग्जाम्पल, इफ़ एक टीचर जो सालों से सिर्फ अकाउंटेंसी पढ़ा रहा है वो अकाउंट में एक्सपर्ट बन जाता है, वैसे ही फिनेंस डिपार्टमेंट में का जो बंदा है वो दिन रात सिर्फ फिनेंस संभाल रहा है कंपनी को, तो उसकी जो एफिशिएंसी है फाइनेंस को लेके वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या कहा जा रहा है कि आप स्पेसिफिक फंक्शन करवाओ लोगों से, उनको उनके रिलेटेड काम तो जो वो जानते हैं, और उस स्पेसिफिक फंक्शन को जब वो रिपीटेडली करेंगे, सिमिलर जॉब को बार बार करेंगे, तो उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा, उनसे प्रमोट होगी एफिशिएंसी और वो स्पेशलाइज्ड बन जाएंगे। ठीक है ना? क्या इसका कहने का मीन था भाई, ये जो बात कर रहा है ना, ये कर रहा है कि एडवांटेज क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एडवांटेज क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक फंक्शन क्या है कि लोग बाग वही काम कर कर के, क्योंकि एक स्ट्रक्चर के बेस पे काम कर रहे हैं, उनको डिपार्टमेंट्स में उनके रिलेटेड काम दिए जा रहे हैं, तो जब वो वही काम बार बार करेंगे तो वो उस काम में परफेक्ट हो जाएंगे। ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, promotes control coordination within the department. Now, due to similar activities grouped in one department, भाई एक जैसे काम कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट में, there is easy supervision, तो उनको सुपरवाइज करना आसान है और बेटर कंट्रोल करना, ठीक है, पॉसिबल है। मीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर सुपरविजन और कंट्रोल करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि सभी लोग एक जैसा काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एक जैसी एक्टिविटी कर रहे होते हैं एक ही डिपार्टमेंट में। एग्जाम्पल, मार्केटिंग हेड को पता होता है कि उनकी पूरी टीम का गोल क्या है, एडवर्टीजिंग और सेल्स। मार्केटिंग हेड जो है उसे पता होता है कि मेरी नीचे जो मेरी टीम है उन सबका, हम सबका एक ही गोल है कि एडवर्टीजिंग और सेल्स हो, उन्हें किसी और डिपार्टमेंट का इंटरनल काम पर ध्यान देना ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो डिपार्टमेंट के अंदर का कोऑर्डिनेशन परफेक्ट रहता है कि हम अपने ही लोगों में लगे हुए हैं। ये सेकंड एडवांटेज है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पहला एडवांटेज क्या होता है कि भाई लोग बाग वही काम कर कर के क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। दूसरा क्या कि भाई जब हमने एक ही डिपार्टमेंट के अंदर सारे एक जैसे लोग काम करने वालों को डाल दिया तो वो अपने ही अंदर एक दूसरे के रिलेटेड रहेंगे, दूसरे डिपार्टमेंट में उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना आसान रहेगा।
कंट्रोल करना आसान रहेगा, सुपरविजन करना आसान रहेगा। ये सेकंड एडवांटेज है। ठीक है। नाउ थर्ड, increase managerial and operational efficiency. This lead to minimum cost and increase profit. Now, कम खर्चा, मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, कम खर्चे में मिनिमम कॉस्ट में ज़्यादा प्रॉफिट कमाना पॉसिबल होता है, क्योंकि सब अपना काम एफिशिएंटली कर रहे हैं। ऊपर वाले पॉइंट से इसको मिला दो कि भाई जब हमने एक डिपार्टमेंट में एक जैसे काम करने वाले लोग को डाला है और वही काम वो करते करते परफेक्ट हो चुके हैं, उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो गई, ये तो ऑब्वियस सी बात है, उनसे गलतियां कम होंगी। गलतियां कम होंगी तो जो कॉस्ट कंट्रोल हो पाएगा, मिनिमम कॉस्ट लगेगी। ठीक है, बिना किसी मिस्टेक के काम होगा, फास्ट काम होगा, समझ रहे हो, तो एफिशिएंटली होगा चीज़ें। तो थर्ड क्या हमारा निकला, इंक्रीज मैनेजरल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। पहला क्या था, जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना रहे हैं पूरा, हम उसके अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक डिपार्टमेंट में सबको डाल रहे हैं एक जैसे काम करने वाले, तो वही काम जब एक ही डिपार्टमेंट में एक जैसे काम करने वाले लोग होंगे तो उस काम को करते 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 वो एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा, जब एक जैसे काम एक ही के अंदर है तो किसी और डिपार्टमेंट में मैनेजर हेड को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इससे उनका कंट्रोल बढ़ेगा, सुपरविजन बढ़ेगा। तीसरा, जब वही काम करते करते वो एक्सपर्ट हो गए, उनसे गलतियां कम होंगी, तो क्या होगा भाई, जो मिनिमम कॉस्ट हो जाएगी कम और प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। गलतियां कम हो रही हैं, मिस्टेक कम हो रही है, टाइम का वेस्ट कम हो रहा है, रिसोर्सेज का वेस्ट कम हो रहा है ना। नेक्स्ट, इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। This results in no wastage of resources and lower of the cost. Now, काम का रिपीटेशन, डुप्लीकेशन का मतलब होता है रिपीटेशन, मतलब यही काम मैं कर रहा हूँ, यही काम तुम करने लग रहे हो। ठीक है, डिपार्टमेंट नहीं होंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो भाई हम किसी को कुछ पता ही नहीं है। अब जैसे प्रोडक्शन में काम डाल दिया सारा प्रोडक्शन वालों का, अब सेल्स वाले को पता नहीं है, सेल्स वाला प्रोडक्शन वाला काम कर रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो जब आप फंक्शनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसका एक फ़ायदा क्या होगा, सारे डिपार्टमेंट्स एक अंदर हैं, सारे काम एक डिपार्टमेंट के अंदर हैं अलग अलग, तो काम का रिपीटेशन नहीं होगा, जिससे कॉस्ट कम आएगी। एग्जांपल से समझो, पूरी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट ही खरीदेगा। पूरी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट ही खरीदेगा। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन वाले अलग खरीद रहे हैं, सेल्स वाले अलग खरीद रहे हैं, जिससे डबल खर्चा हो, उस चीज़ से बच जाओगे। क्यों? क्योंकि कंपनी ने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर अपनाया था, यूज़ करा था। ये हमारा हुआ फोर्थ, याद करा दूंगा क्लास में ही। हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसके अंदर कौन से टाइप, फंक्शनल क्या होता है, एक्टिविटीज़, एक जैसी एक्टिविटीज़ को एक डिपार्टमेंट के अंदर डालो। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, जब आपने एक एक्टिविटी करने वाले लोगों को एक डिपार्टमेंट के अंदर डाल दिया है और वो उस काम को बार बार रिपीटेडली कर रहे हैं, तो वो एक्सपर्ट बन जाते हैं उस काम के। दूसरा फ़ायदा क्या होगा, जब एक जैसे काम, सिमिलर काम करने वाले लोग को एक डिपार्टमेंट के लिए अंदर डाल दिया, तो जो उनका मैनेजर हेड है उनके लिए उन्हें सुपरविज़न करना और कंट्रोल करना आसान है। थर्ड क्या और फंक्शनल स्ट्रक्चर का फ़ायदा होगा कि भाई जब वही काम करते करते वो एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो उनसे गलतियां कम होंगी, जिससे रिसोर्सेज का, टाइम का, मनी का वेस्ट कम होगा। इससे हमारा मैनेजरल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट,
जब हमने डिपार्टमेंट बना दिए हैं तो कोई किसी और का काम नहीं करेगा, सबको पता है कि मेरे अंदर क्या काम आता है तो वो सिर्फ उसे ही करेंगे, कोई किसी और का काम नहीं करेगा, जिसके वजह से डुप्लीकेशन नहीं होगी। डुप्लीकेशन नहीं होगी तो वेस्टेज कम होगी, रिसोर्सेज की, मनी की। ठीक है, नेक्स्ट, ईजी एंड अफेक्टिव ट्रेनिंग। ईजी एंड अफेक्टिव ट्रेनिंग। नाउ एज ट्रेनिंग फोकसेस ओनली इन लिमिटेड स्किल और वन फंक्शन ओनली। नाउ एम्प्लॉय को ट्रेन करना बहुत आसान है क्योंकि उन्हें सिर्फ एक पर्टिकुलर स्किल सीखनी पड़ती है। भाई मैंने डिपार्टमेंट बनाया सेल का, सपोज़ मैंने ए पर्सन को अपॉइंट करा और मैंने उसको सेल्स का डिपार्टमेंट डाला, उसको सेल्स का काम डाला। अब उसकी उसमें ट्रेनिंग हो रही है सिर्फ सेल्स की, वो सुबह आ रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है सेल्स की सिर्फ। ये हुई मिस्टर ए की कंपनी। अब मिस्टर बी की कंपनी है, वहाँ पे कोई डिपार्टमेंट नहीं है, एक न्यू कमर आया मिस्टर बी की कंपनी में मिस्टर बी आया। उस कंपनी में कोई फंक्शनल स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई भी काम कोई भी कर रहा है। अब उस बंदे को ट्रेनिंग दी जा रही है, सेल्स की भी, प्रोडक्शन की भी दी जा रही है, एडवर्टीज़मेंट की भी दी जा रही है, फिनेंस की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। उसका स्किल कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है, वो कभी एफिशिएंट होगा ही नहीं, इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए जो कंपनी फंक्शनल स्ट्रक्चर को अपना रही है तो वहाँ पे एम्प्लॉय को ट्रेन करना बहुत आसान होता है, क्योंकि सिर्फ एक पर्टिकुलर स्किल ही उसे सिखानी पड़ेगी आपको। क्लियर हुआ? एग्जांपल ले लो, फिनेंस डिपार्टमेंट के नए बंदे को बाकी किसी डिपार्टमेंट के बारे में सीखने की ज़रूरत नहीं है। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में अगर कोई नया बंदा आया है तो उसे बाकी कितने डिपार्टमेंट चल रहे हैं उनके काम को, उनके बारे में सीखने की, उनके काम के बारे में सीखने की ज़रूरत है ही नहीं। उसको सिर्फ जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, फिनेंस टूल हैं, वही सिखाए जाएंगे। फोकस उसका नैरो होगा तो ट्रेनिंग उसकी फास्ट होगी। ये जो वर्ड्स बोल रहा हूँ ये चाहो तो लिख सकते हो, फोकस नैरो, ट्रेनिंग फास्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ड्यू टू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शन, ईच फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन अंडर फंक्शनल स्ट्रक्चर। नाउ हर मेन फंक्शन, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे सेल्स फंक्शन हो, फाइनेंस फंक्शन हो, को बराबर और सही अटेंशन मिलेगी। ठीक है, जितने फंक्शन हो रहे हैं, ड्यू अटेंशन मीन्स होता है ध्यान देना। तो क्या बोल रहा है, हर फंक्शनल को, चाहे वो बेटा सेल हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो फिनेंस हो, तो अंडर फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंडर उसको क्या मिलेगा, ड्यू अटेंशन, उस पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, क्लास एग्जाम्पल, क्योंकि हर फंक्शन का एक डेडिकेटेड हेड होगा तो कोई भी इम्पोर्टेंट काम इग्नोर नहीं हो पाएगा। भाई सबके अपने अपने हेड होंगे, समझे आप? ऐसा तो नहीं सिर्फ डिपार्टमेंट बना के छोड़ दिया, उस डिपार्टमेंट का कोई हेड भी होगा। ठीक है,
तो सब डिपार्टमेंट को, सब फंक्शंस को एक ड्यू अटेंशंस मिलेगी। ये हमने क्या पढ़ा? हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के टाइप्स, जिसमें अभी हमने पढ़ा कौन सा? फंक्शनल स्ट्रक्चर, जो क्या होता है कि आप अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग फंक्शन के अलग अलग डिपार्टमेंट बना दें। उसके फ़ायदे क्या है भाई? जब आप एक जैसे काम करने वाले लोगों को एक ही डिपार्टमेंट में डाल दोगे, उस काम को वो डेली करेंगे, तो वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। तो हमें फंक्शनल स्ट्रक्चर से ये एक एडवांटेज मिला, कंट्रोल मिला, कोऑर्डिनेशन मिला डिपार्टमेंट में, क्योंकि एक जैसी एक्टिविटीज़ हैं, उनसे गलतियाँ कम हो रही हैं, वो एक्सपर्ट हो रहे हैं, तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, मिनिमम कॉस्ट घट रही है, ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क जो है वो कम हो रहा है, इजी इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग हो रही है, ड्यू अटेंशन मिल रहा है डिफरेंट फंक्शंस को। ये एडवांटेजेस हैं। नाउ अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे, डिसएडवांटेजेस। नाउ ऊपर अब आपने फंक्शनल स्ट्रक्चर के फ़ायदे सुन लिए कि फंक्शनल स्ट्रक्चर से ये फ़ायदे हमें मिलते हैं। अब उसके कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है। नाउ क्या क्या नुकसान है वो हम पढ़ते हैं। सबसे आता है, places less importance to overall objective of the organization। ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर की वजह से, प्लेसेस मतलब वजह से, फंक्शनल स्ट्रक्चर की वजह से लेस एम्फसाइजेस ऑन ओवरऑल enterprise objective than the objective pursued by functional head. They fail to give priority organizational structure. This may lead to pursuing departmental interest at the cost of organizational interest. ठीक है। नाउ मीनिंग, डिपार्टमेंट हेड पूरी कंपनी के गोल पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का फ़ायदा के बारे में सोचने लगता है। लाइक कि अपना डिपार्टमेंटल एम्पायर बने उसका। एक होता है ना, क्लास में एक बच्चा होता है जो क्लास में मॉनिटर बनता है, और वो सिर्फ अपने टीचर के सामने, क्लास टीचर के सामने अपनी सिर्फ अच्छी इमेज दिखाना चाहता है, रेदर कि भाई स्कूल के अंदर आपको अपनी फ्रेंडशिप मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। वो उस चीज़ को भूल जाता है कि सिर्फ वो अपना काम ध्यान देता है, उसके लिए वो कितनों से बुरा बन जाए। तो वहीं पे वो कह रहा है, जब भाई आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, आपने डिपार्टमेंट हेड बना के और एक डिपार्टमेंट बना दिया है सब चीज़ का, तो अब वो डिपार्टमेंट हेड जो है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चला रहा है, उसका काम सिर्फ क्या है? प्रोडक्शन चलाओ, मेरा डिपार्टमेंट अच्छा दिखे। ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उससे उसे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मेरा डिपार्टमेंट अच्छा चमके, उसे उससे मतलब है। वही यहाँ पर होता है नुकसान कि भाई जब आप इतने सारे डिपार्टमेंट बना दो, तो हर डिपार्टमेंट का जो हेड है, हर डिपार्टमेंट का जो लीडर है, वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को अच्छा चमकाना चाहेगा, रेदर देन कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव था उस पर ध्यान नहीं देते हैं वो। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लो कि मार्केटिंग टीम चाहती है कि अनलिमिटेड बजट मिले ताकि सेल्स टॉप पर रहे,
भले पूरी कंपनी का प्रॉफिट डाउन क्यों ना चल रहा हो, उन्हें सिर्फ सेल गोल से मतलब होता है, कंपनी के प्रॉफिट से नहीं। ठीक है भाई, मार्केटिंग टीम है, वो क्या चाहेगी, सिर्फ हमें अनलिमिटेड बजट मिलता रहे और जिससे हमारी सेल्स बढ़ती रहे। अब उसको मतलब नहीं होता है कि भाई कंपनी का प्रॉफिट डाउन चल रहा है या क्या चल रहा है, उसे सिर्फ अपनी सेल गोल से मतलब होता है कि मुझे तो 100 सेल्स लगानी है। ठीक है, ना कि उसे कंपनी के प्रॉफिट से मतलब होता है। ठीक है, इसे याद कैसे करोगे आप? चलो याद मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले उसको ख़त्म कर लें। तो प्लेस क्या कर, इसमें क्या होता है कि भाई फंक्शनल स्ट्रक्चर में कि भाई आप ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उस पर इम्पोर्टेंट कम देते हो, रादर देन जो आपका डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट है उस पर ध्यान ज़्यादा देते हो। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉब्लम कोऑर्डिनेशन। As each department is specialized in their own function, so they fail to understand the priority of other department। मतलब क्योंकि हर डिपार्टमेंट सिर्फ अपने काम में बिजी रहता है तो आसपास में मिलकर काम करना, कोऑर्डिनेशन बहुत मुश्किल हो जाता है एक दूसरे से। वो अपने ही धुन में अपने काम में लगे हुए हैं, स्पेशलाइज्ड हो गए ना, वो हो गए हैं, सिर्फ अपने ही काम से मतलब है। तो हर डिपार्टमेंट, ईच डिपार्टमेंट स्पेशलाइज्ड है ओन फंक्शन, अपने फंक्शन में, तो वो फेल हो जाते हैं अंडरस्टैंड करने में, समझने में कि अदर डिपार्टमेंट की कोई क्या प्रायोरिटी है। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंस है, सिर्फ अपना काम, ये एक नुकसान है। इनफ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, अगर मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल दूं कोऑर्डिनेशन का, अगर प्रोडक्शन टीम बिना सेल्स टीम से बात किए हज़ारों यूनिट बना दे और सेल्स टीम उसे बेच ना पाए तो कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा गया। यही मतलब हुआ ना कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेल डिपार्टमेंट के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। सेल्स डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ किसी तरह कोऑर्डिनेशन करा ही नहीं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल ज़्यादा मंगा लिया, उसके ऊपर धड़ल्ले से प्रोडक्शन चला दिया और सेल्स डिपार्टमेंट उसे बेच ही नहीं पा रहा है। लॉस टू कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन। सफ़र कौन हुआ? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट, इनफ्लेक्सिबिलिटी। फंक्शनल स्ट्रक्चर, इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एम्प्लॉय डेवलप narrow perspective as they get trained in one area skill only, they cannot transfer to other departments, obviously बात है। functional heads do not get training for the top management position, so they are unable to gather experience in diverse area। मतलब समझो, बहुत अच्छा है। इनफ्लेक्सिबिलिटी, नैरो पर्सपेक्टिव। ठीक है, इस वर्ड को ध्यान रखना, नैरो पर्सपेक्टिव। एम्प्लॉय और हेड सिर्फ एक ही फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। भाई फंक्शनल स्ट्रक्चर का काम ही क्या है कि एक जैसे काम करने वाले लोगों को एक डिपार्टमेंट में डाल दो और वो ही काम करते वो स्पेशलाइज हो जाएंगे। सोच तो यही है इसकी, बट नुकसान क्या है कि भाई एम्प्लॉय हेड सिर्फ एक फील्ड में एक्सपर्ट हो गए, इसलिए उनका सोचने का तरीका लिमिटेड हो गया, नैरो हो गया। उन्हें किसी और डिपार्टमेंट में ना ही शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है, ना ही वो टॉप मैनेजमेंट की बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ईजिली संभाल पाते हैं।
ये बात हो रही है बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली मैनेजर्स के लिए, क्योंकि भैया उसे मैनेजर बना के छोड़ दिया है ना, वो उसी में लगा हुआ है सिर्फ, तो वो कभी बोर्ड मीटिंग में नहीं जा पाएगा, बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि उसका काम क्या है, डिपार्टमेंट को संभालना। ठीक है, फिर से समझ लो कि भाई एम्प्लॉय और जो डिपार्टमेंट के हेड हैं वो सिर्फ एक फील्ड में एक्सपर्ट हो गए हैं उसी काम को रिपीटेडली कर करके, इसलिए उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है, सोचने का तरीका है, वो लिमिटेड नैरो हो गया है, सिर्फ अपना काम के रिलेटेड उन्हें पता है। तो उन्हें किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और जो हेड्स हैं उस डिपार्टमेंट के, वो टॉप मैनेजमेंट की बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ही नहीं पाते हैं इजीली। ठीक है, नाउ अच्छा, इसका एग्जांपल अगर दूं तो एक पूरा अकाउंट पर्सन जो है को अगर बिग पिक्चर डिसीजन दिया जाए, जैसे सीईओ हो गए, जनरल मैनेजर बना दिया जाए, तो उन्हें प्रोडक्शन या एचआर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना होने की वजह से वो प्रॉब्लम को फेस ही नहीं कर पाएंगे भाई, क्योंकि वो अकाउंट का बंदा था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, conflict of interest. There can be conflict of interest between different departments. Example, sales department insist on going discount on interest sale. Finance department ऑब्जेक्शन लगा देगा कि भाई इसके वजह से रेवेन्यू घट रहा है। ठीक है भाई, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है डिपार्टमेंट की वजह से, सेल्स वाला बोल रहा है कि मुझे उस सेल्स का क्या, सेल्स वाले को इतना पता है कि मेरा तो भैया सिर्फ सेल्स नंबर हाई होना चाहिए, सेल्स वाले सिर्फ एक ही प्रोसेस पे काम करते हैं कि मेरा नंबर हाई होना चाहिए सेल्स का। अब वो डिस्काउंट लगा के, जैसे भी अब डिस्काउंट लगा रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो कहेगा कि इसके वजह से हमारा रेवेन्यू कम हो रहा है, तो ऑब्जेक्शन लग जाएगा। क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो जाता है कई बार। नेक्स्ट, डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी इन केस फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अगर कहीं पर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव फेल हो गया तो जो डिपार्टमेंटल ब्लेम हेड्स हैं वो क्या करेंगे, ब्लेम लगाने लगेंगे दूसरे डिपार्टमेंट पे। ठीक है, और तब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा फाइंड आउट करना कि कौन सा डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशनल गोल के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या कि भाई सारे अलग अलग काम, एक जैसे काम को एक डिपार्टमेंट में डाल के अलग कर दो सबसे। तो जब सेल्स वाले बोलोगे क्या हो रहा है, तो प्रोडक्शन वाले पे डालेगा प्रोडक्शन वाला, फाइनेंस पे डालेगा फाइनेंस वाला, किसी और डिपार्टमेंट पे डालेगा। तो एक्चुअल हमारे गोल क्यों नहीं पूरे हो रहे, किसकी गलती की वजह से पूरे नहीं हो रहे, वो उस चीज़ को फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट के गोल्स एक दूसरे से टकराएंगे, जिससे आपस में बहस और डिस्प्यूट रहेगा उनके बीच में। भाई यही हमने अभी तक समझा। डिफ़िकल्ट वाले में क्या था कि भाई जब कंपनी का ओवरऑल टारगेट फेल होगा, डिफ़िकल्ट वाला में क्या भाई कि कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल टारगेट था, जो गोल था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो फेल हो गया, तो हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पर इल्ज़ाम लगाना चालू करेगा, ब्लेम गेम चालू हो जाएगा, जिससे एक्चुअल किस डिपार्टमेंट की गलती थी उसको फाइंड आउट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल,
भाई सेल्स डिपार्टमेंट की किसी वजह से, पुअर क्वालिटी की वजह से सेल्स गिर गई, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो परचेज टीम ने ख़राब रॉ मटेरियल ख़रीदा, फाइनेंस टीम ने पैसा लेट दिया, ठीक है। ऐसे में एग्जैक्ट फॉल्ट किसका था ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। भाई सेल्स वाले ने पुअर क्वालिटी बनाई, परचेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल ख़राब ख़रीदा, फाइनेंस वाले ने पैसा लेट दिया, तो एक्चुअल किसकी गलती होती हुई आई है? भाई सेल्स वाले ने बेचा लेट, क्योंकि फाइनेंस वाले ने प्रोडक्शन वाले ने सामान लेट ख़रीदा। प्रोडक्शन वाला कहेगा मैं क्या करूं, मुझे तो फाइनेंस वाले ने पैसा लेट दिया। तो ऐसे में फाइंड आउट करना कि एक्चुअल फॉल्ट था किसका, वो फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा। और एट द एंड इसमें लॉस किसका हुआ? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का। और जो मेरे ऑब्जेक्टिव थे भाई वो सफ़र हुए आपकी वजह से, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल है, समझ लेते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट में ब्लेम टू पुअर क्वालिटी। सेल्स डिपार्टमेंट में क्या ब्लेम लग सकता है कि आपने क्वालिटी पुअर आई हमारे पास प्रोडक्शन वालों की वजह से, क्योंकि परचेज करा था गलत रॉ मटेरियल। क्यों? क्योंकि हमें फाइनेंस वालों ने पैसा लेट दिया था। ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसका आता है सूटेबिलिटी। अब ये क्या है? अब यहाँ पर सूटेबिलिटी कह रहा है कि मतलब हम पढ़ क्या रहे हैं? वैसे हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उसका क्या पढ़ रहा है? उसका टाइप्स। पहला कौन सा पढ़ा? फंक्शनल स्ट्रक्चर। उसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों पढ़ लिए। कह रहा है भाई ठीक है, बट एक बात तो बताओ, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है? किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है? तो कह रहा है पहले डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ जहाँ हो रही हो, ठीक है। डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ का मतलब है कि जहाँ पे लार्ज स्केल पे इंटरप्राइजेज हो रही हैं, चीज़ें चल रही हैं लार्ज स्केल, बड़े स्केल पे, बड़ी कंपनीज़ जहाँ बहुत तरह के कॉम्प्लेक्स कामों को मैनेज करना हो, ठीक है। हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, जहाँ पर हर काम के लिए डेडिकेट एक्सपर्ट की ज़रूरत है, वहाँ पर क्या कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए? फंक्शनल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। यूनी प्रोडक्ट, सिंगल और वन टाइप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मीन्स जो कंपनी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाती हो, बेचती हो। जैसे सिर्फ शूज़ या लैपटॉप ही, मतलब हम शूज़ हैं तो हम शूज़ ही बना रहे हैं, या लैपटॉप है तो लैपटॉप ही बना रहे हैं, वहाँ फंक्शन स्ट्रक्चर सुटेबल रहेगा, ठीक है। एक जैसे काम हो रहे हो जहाँ पे, ये नहीं कि उसी कंपनी में शूज़ भी बन रहे हैं, उसी में लैपटॉप भी बन रहे हैं, उसी में मसाले भी बन रहे हैं, तो ऐसी जगह पे फंक्शन स्ट्रक्चर सुटेबल नहीं करेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, ड्यूरिंग टेरिटरी वाइज ग्रुपिंग एक्टिविटीज़, जहाँ पर काम को जोग्राफिक रीजन मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ, काम को ही जोग्राफिक रीजन के बेस पे डिवाइड किया गया हो, ठीक है। ये था हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है।
कल हम पढ़ेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर, इसके भी सेम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। देन हम इसके पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अभी तो चैप्टर बड़ा है, उसके बाद आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है ना। आज के लिए यहीं तक हम अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर को समझ के ख़त्म करते हैं।